देखिए, आज बात करेंगे हम अंतरिक्ष अंतरिक्ष में बिंदु, द पॉइंट इन स्पेस। अगर कोई पॉइंट स्पेस में होता है तो उसके लिए हम बात करेंगे। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं 3D, द पॉइंट इन स्पेस। अंतरिक्ष में बिंदु। अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है तो सबसे पहले देखिए, हम अब 3 एक्सिस की बात करेंगे। पहले 2 एक्सिस होता था, एक्स और वाई। अब जो है 3 एक्सिस की बात करेंगे हम। ये आपका ओरिजिन हो गया। और ये 3 एक्सिस, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। इसमें भी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश होता है, लेकिन 3D में उसका फिगर बनेगा नहीं। इसलिए ये समझ लीजिए कि ऐसे अगर जेड एक्सिस है इस तरफ, तो उसके उस तरफ क्या होगा, जेड डैश होगा। ये जेड एक्सिस इस तरह से परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के। तो यहाँ पे देखिए 3 एक्सिस हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पहले हम 2 कोऑर्डिनेट की बात करते थे, केवल एक्स और वाई की। अब अगर कोई पॉइंट हम 3D में लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड होगा। यानी अब जो भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा उसमें एक्स वाई के साथ एक और आएगा जेड। 3 मान होंगे, एक एक्स का होगा, एक वाई का होगा और एक जेड का होगा। अब ये तीनों होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई कमा जेड माना, तो पी से परपेंडिकुलर इस पे डालिए एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी आपकी एक्स होती है। यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालिए तो ये जेड एक्सिस पे डालिए, तो ये जेड एक्सिस पे चली गई दूरी आपकी जेड होती है। और वाई एक्सिस चूंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ भी अगर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये दूरी आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी, ये आपकी वाई होती है। तो यहाँ तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और पहला फार्मूला हम नोट करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला, यदि बिंदु P इसमें जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यानी अगर कोई दो बिंदु दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। दूसरा पॉइंट यहाँ कोई Q है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा दो बिंदुओं का और पूछेगा
कि उनके बीच की दूरी बताइए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका दूसरा है दो बिंदुओं, यदि दूसरा यदि दो बिंदुओं P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2, ये दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R यम संबंध n के अनुपात में, यदि दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R m संबंध n के अनुपात में अंतः विभाजित करता हो, तो बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई बिंदु ये P है, यहाँ देखिए जगह है थोड़ा, यहाँ पे बिंदु P और यहाँ पे कोई बिंदु Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अगर यहाँ पे कोई बिंदु R जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ये बिंदु जो R है इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। दो बिंदु हमने लिया, एक तो P लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q लिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और यहाँ पे हमने एक बिंदु R लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी R का कोऑर्डिनेट x, y, z ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये बिंदु R रेखा PQ को m संबंध है n के अनुपात में बांटता है। ये दूरी आपकी m हो गई, और ये दूसरे कोऑर्डिनेट से इस बिंदु R की पहले कोऑर्डिनेट से दूरी m और दूसरे से n, यानी m संबंध है n के अनुपात में अगर अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु R का कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। z इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए ये पहला अनुपात जो m है इसका गुणा किससे होता है, f2 से, और दूसरा अनुपात जो n है उसका गुणा किससे होता है, उसका गुणा होता है आपका x1 से। यानी m का गुणा f2 से और n का गुणा x1 से। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू m f2, m यहाँ है f2 यहाँ है, m का इसमें और फिर n का इसमें x1 में।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1, m फिर x2 nx1। दूसरा y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखिए my2 प्लस ny1। फिर z, m का किस में, z2 में, mz2। पहले z2 में पहला अनुपात दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के साथ गुणा होगा और दूसरा अनुपात पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ होगा। अब कंडीशन एक, इसमें एक कंडीशन आती है, यदि r मध्य बिंदु हो तो तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक कंडीशन इसमें, यदि r मध्य बिंदु हो तो r इक्वल टू, अगर r मध्य बिंदु है तो r इक्वल टू क्या होगा, अरे x इक्वल टू क्या होगा, x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा कर देंगे। y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो देखिए अगर क्या होता है, यहाँ पे मध्य बिंदु अगर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r अगर यही मध्य बिंदु है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करेंगे, y कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करेंगे और z कोऑर्डिनेट को जोड़ के आधा करेंगे। तीसरा कंडीशन है आपका, यदि दो बिंदु, तीसरा यदि दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R, यदि दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली, यदि दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R m संबंध है n के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करती है, बाह्यतः विभाजित करती है तो बिंदु R का निर्देशांक बिंदु R का क्या निर्देशांक होगा, देखिए अगर कोई बिंदु ऐसी, अभी देखिए यहीं पे P और Q, यहाँ पे देखिए ये आपका P है और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब देखिए इन्हीं को अगर हम आगे बढ़ा दिया जाए, इन दोनों बिंदुओं को मिला के ऐसे आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे कोई बिंदु R है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z है। अब ये क्या करती है, बाह्यतः, देखिए इस रेखा को बाहर से यम संबंध n के अनुपात में बांटती है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका यम होगा और दूसरे कोऑर्डिनेट से n होगा। और देखिए जब बाह्यतः विभाजित करेगी तो अंतर सिर्फ इतना आ जाता है, तब r के कोऑर्डिनेट में जहां n है वहां n की जगह हम क्या रख लेते हैं, -n। तो देखिए जहां जहां n है वहां माइनस कर लीजिए, ये आपका -n, ये भी -n, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तब आपका सूत्र जो है बाह्य विभाजन के लिए ये हो जाता है। देखिए एक अंतः विभाजन के लिए सूत्र था, अंतः विभाजन वाले सूत्र में
n की जगह जब -n रख देते हैं तो बाह्य विभाजन का फार्मूला मिल जाता है कि अगर कोई बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ है, उसको कोई बिंदु R बाह्यतः विभाजित करती है तो n की जगह -n रख दीजिए, तो आपको अंतः विभाजन वाले फार्मूले में n की जगह -n रखिए तो ये मिल जाएगा। इसके बाद देखिए दिक् कोण तथा दिक् कोज्या, ये देखिए दिक् कोण तथा दिक् कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन तथा डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे देखिए दिक् कोण और दिक् अनुपात क्या होते हैं। देखिए 3 डायमेंशन में यदि कोई रेखा x एक्सिस के साथ अल्फा कोण, y एक्सिस के साथ बीटा कोण और z एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है तो अल्फा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं तथा कास अल्फा कास बीटा कास गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में LMN से प्रदर्शित करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन को LMN से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए x z y, यहाँ पे देखिए अगर कोई रेखा x एक्सिस के साथ, जैसे मान लीजिए हमने कोई रेखा ले लिया, यहाँ पे ये कोई रेखा लिया हमने, OP मान लीजिए कोई रेखा ले लिया हमने, OP x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रही है, y एक्सिस के साथ z एक्सिस के साथ गामा कोण बना रही है और y एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रही है। अगर कोई भी रेखा x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा कोण बना रही है तो अल्फा बीटा गामा। यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा तथा z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है यदि कोई रेखा, ये देखिए OP कोई रेखा है, x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा को दिक् कोण कहते हैं। तथा कास अल्फा
कॉस बीटा कॉस गामा को दिक कोज्या या डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। दिक कोज्या कहते हैं। देख लीजिए, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है तो अल्फा बीटा गामा को दिक कोण कहते हैं, तथा cos अल्फा cos बीटा cos गामा को दिक अनुपात दिक कोज्या कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में cos अल्फा cos बीटा cos गामा को संक्षिप्त रूप में हम LMN से प्रदर्शित करते हैं। यानी cos अल्फा की जगह है m, cos अल्फा cos बीटा की जगह है n और cos गामा की जगह n। यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा न लिख के हम क्या लिखते हैं, LMN लिखते हैं। अगर कहीं पे भी लिखना होगा तो हम LMN लिखेंगे। ये हुआ आपका डायरेक्शन रेशियो, अरे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल क्या है, x एक्सिस के साथ यदि कोई रेखा अल्फा बनाती है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा कोण बनाती है तो अल्फा बीटा गामा को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। अगर कोई रेखा और इसी अल्फा बीटा गामा का अगर कोसाइन ले लिया जाए, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं और ये इसी को संक्षिप्त रूप में LMN से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए अक्षों के दिक अनुपात, अरे दिक कोज्या, अक्षों के दिक कोज्या क्या होते हैं वो देखिए। देखिए अक्षों की दिक कोज्या एक्स एक्सिस स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगी, एक्स एक्सिस जो है स्वयं के साथ 0 अंश का कोण बनाएगी। एक्स एक्सिस देखिए एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए एक्स एक्सिस स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई पूछता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन एंगल क्या होगा तो 0, 90 और 90। लेकिन अगर इनका कोई डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, डायरेक्शन कोसाइन को हम DC S से प्रदर्शित करते हैं। देखिए L इक्वल टू cos 0, M इक्वल टू cos 90 और N इक्वल टू cos 90। L का मान कितना हो गया यहाँ से 1, M का मान 0 और N का मान 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का दिक कोज्या क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स अक्ष का दिक कोज्या देखिए 1, 0, 0, ये एक्स एक्सिस का दिक कोज्या। ठीक इसी तरह से वाई अक्ष का दिक कोज्या 0, 1, 0 और आगे जेड अक्ष का दिक कोज्या
देखिए 0 0 1, क्योंकि देखिए y अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा 0, लेकिन x अक्ष के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 हो गया। y एक्सिस स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगी, स्वयं के साथ बनाएगी आपकी 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 हो गया। y एक्सिस z एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी 90, तो cos 90 का मान 0 हो गया। अब आते हैं z एक्सिस के दिक कोज्या के बारे में। z एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो cos 90 0। z एक्सिस y एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो cos 90 इक्वल टू 0। और z एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगी 0, तो cos 0 का मान कितना 1। तो अगर कोई पूछता है x एक्सिस की दिक कोज्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 1 0 0। y एक्सिस की दिक कोज्या क्या होगी, तो 0 1 0। और z एक्सिस की दिक कोज्या क्या होगी 0 0 1। अब इस पे थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ तीस अंश y अक्ष के साथ 45 अंश तथा z अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो उस रेखा का दिक कोज्या बताइए। तो देखिए दिक कोज्या क्या होता है, cos l इक्वल टू होता है cos अल्फा, m इक्वल टू होता है cos बीटा, और n इक्वल टू होता है cos गामा। यहाँ पे देखिए कोई रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वही कोण क्या होता है, वो कोण आपका अल्फा होता है। ये हो गया आपका cos अल्फा, अल्फा का मान कितना है 30 अंश, तो cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान होता है कर्णिम 3/2। देखिए कोई रेखा y अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, उसी बीटा कोण बनाती है, तो यहाँ पे बीटा कोण कितना दिया हुआ 45, ये हो गया cos 45 इक्वल टू 1/2। कोई रेखा z एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है इसी को गामा कोण कहते हैं, और यहाँ दिया हुआ है 60 अंश, तो cos 60 अंश इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए इसका दिक कोज्या क्या आया, इसलिए दिक कोज्या ये आपकी हो जाएगी कर्णिम 3/2, 1/2 1/2। तो अगर कोई रेखा दी हुई है और उसके दिक कोण दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि उसकी दिक कोज्या बताइए क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं L इक्वल टू cos अल्फा, जो भी दिक कोण होता है उसका कोसाइन ले लिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, दिक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइंस। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल। तो यहाँ पे डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि
इसके डायरेक्शन कोसाइंस को बताइए। तो आप जानते हैं डायरेक्शन एंगल का अगर कोसाइन ले लिया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए अल्फा है, अल्फा की जगह 30 अंश है तो cos 30 अंश। दूसरा बीटा की जगह कितना है 45 अंश तो cos 45 अंश। गामा की जगह कितना है 60 अंश तो cos 60 अंश। cos 30 अंश का मान करनी में 3/2, cos 45 अंश का मान 1 करनी में 2 और cos 60 अंश का मान 1/2। तो इस तरह से आपने देखा अगर कोई रेखा दी हुई है तो उसका हम दिक् कोज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बाद आगे बताएंगे अगले लेक्चर में।